अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे टिकटॉकर अली हैदराबादी के बारे में, जिन्होंने कैमरा ऑन करके वीडियो बनाकर लाइव दिखाकर कि उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी। एक बार नहीं, 3 बार ज़ोर ज़ोर से बोला और गुस्से में बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बीवी उनकी जो ज़ैनब है, वो भी एक टिकटॉकर है। वो आगे हुई शायद उनको रोकने के लिए, चुप करवाने के लिए, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने बहुत शोर करके चीख चीख कर अपनी बीवी को उनके भाइयों के सामने तलाक दी। अब ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस खबर के पीछे बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को सीखनी है, जो आप लोगों को समझनी है। जिस तरह से मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस आपस में शादी करते हैं तो उनके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जिस तरह से आपने फ़िरोज़ खान को देखा, फ़िरोज़ खान की शादी हुई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, बीवी ने सामने आकर कहा कि मेरे पे तशद्दुद करता रहा। इसी तरह से मोहसिन अब्बास हैदर, उनकी शादी हुई, उनकी वाइफ भी एक्ट्रेस थी, फिर वो भी सामने आकर यही कहने लगी कि मेरे पर बहुत तशद्दुद होता रहा, मेरे पर जुल्म होता रहा। उन्होंने बहुत सारी वीडियोस भी दिखाई। बाद में ये पता चला कि वो जो वीडियोस थी जिसमें वो दिखा रही थी कि उनकी आंख पे भी निशान पड़ा हुआ है, हाथों पर भी नील है, वो वीडियो मोहसिन अब्बास हैदर ने ये कहा था कि ये सीढ़ियों से गिरने की है। इसी तरह से इमरान अशरफ की शादी के बाद उनकी जो एक्स वाइफ है, उन्होंने भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए। होता ये है कि जब कुछ सेलिब्रिटीज़ जब शादी कर लेते हैं आपस में, जिस तरह से टिकटॉकर्स हैं, ये शादियां करते हैं, आपस में वीडियोस बनाते रहते हैं, प्रमोशंस करते रहते हैं, ये सब कुछ होता रहता है। फिर अचानक से क्या होता है, जब बहुत सारी बातें आए दिन एक दूसरे की बुरी लगने लग जाती हैं। जिस तरह से उनकी बीवी ने वीडियो पैगाम में कहा कि ये कुछ भी नहीं था, अली हैदराबादी कुछ भी नहीं था, ना इसको पहनना आता था, ना इसको कोई ढंग था रहने का। मेरा सिर्फ और सिर्फ पैसा खाया है, मेरे घर रहता रहा है, मैंने इसको इज्जत बख्शी, इसको सारा टोटल चेंज किया। और इसमें ये शक नहीं है कि जब अली हैदराबादी हिट हुए थे, इस वक्त तो उनके तकरीबन 2.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं, मेरा ख्याल 21-22 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन जब ये वायरल हुए थे तब एक बहुत ही नॉर्मल से कच्चे से मकान में रहते थे अपने वालिदैन के साथ। फिर ये जब वायरल होते गए, उसके बाद भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब इनकी शादी होती है ज़ैनब के साथ, तो इन दोनों ने मिलकर प्रमोशंस के साथ साथ इन्होंने टिकटॉक लाइव स्टार्ट किया और उसके साथ साथ फिर इनकी ज़िंदगी बदलती गई। आप जब ज़ैनब इस तलाक के बाद सामने आती हैं तो उन्होंने अपने हाथ पर पट्टी की हुई थी और उन्होंने बताया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत जुल्म होते रहे, 3 साल तक मैं बर्दाश्त करती रही, मेरे पे तशद्दुद भी होता रहा, मुझे ये बहुत टॉर्चर भी करता रहा, मेरे से पैसा भी खाता रहा, बहुत सारी बातें उन्होंने की और जाते हुए मेरी अंगल भी तोड़ दी। एक औरत कब तक इतना जुल्म बर्दाश्त करे? ये अभी भी मेरी उंगल तोड़ के गया है। मतलब उनकी जो उर्दू थी उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो खूबसूरत हैं, खूबसूरत होने के साथ साथ वो टिकटॉकर भी हैं, फॉलोअर्स भी हैं, टिकटॉक लाइव भी करती होंगी, उससे भी पैसे कमाती होंगी। उनके इल्ज़ामात ये थे कि अली हैदराबादी मेरे से पैसे खाता रहा, सारी ज़िंदगी खा खा कर अब आकर इसे मेरे से दूरी इख्तियार करनी थी। उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा से अपील की है कि मेरी जान ख़तरे में है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी सोचने वाली है कि अली हैदराबादी जब उनको डाइवोर्स दे रहे थे तो वीडियो क्यों बना रहे थे और शोर करके चीख कर ये सब उन्होंने किया और वीडियो को पब्लिक भी किया? क्या वजह थी? वजह ये सामने जो समझ में आती है वो ये आती है कि अली हैदराबादी भी शायद इनकी ज़िंदगी से, मतलब इनके मामलात से, इनकी बातों से, इनके रहन सहन से बहुत तंग थे। बस इसके कहने पे मैं चलता रहा। 3 साल में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई इस तरह की। अब मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं इसको धमकियाँ दे रहा हूँ, मैं कुरान उठा रहा हूँ, मैंने इसको कोई धमकी नहीं दी। मुझे ये लग रहा है कि वो शायद अपने ससुराल में रहते थे और अपने ससुराल में वो बहुत सारी चीज़ों को शायद बर्दाश्त करते रहे और बहुत सारे लोगों ने उसी वीडियो के नीचे लिखा हुआ था कि इस औरत की बातों से लग रहा है, जिस तरह से ये अब आकर गिन रही है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद उन्होंने भी कई बार अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी अली हैदराबादी को ये बातें जितलाई होंगी
कि तुम्हारी औकात क्या थी, तुम क्या थे, कहाँ रहते थे, तुम्हें पहनना नहीं आता था, तुम्हें चलना नहीं आता था, जो कुछ वो कह सकती थी उन्होंने कहा होगा, जिसकी वजह से ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और फिर इतना बढ़ गया कि आज रिश्ता टूटने तक की बात आ गई। खैर, अब ये सब तो आपके सामने ही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ जब शादी के बाद अलग होते हैं तो फिर एक दूसरे की बुराइयाँ लेकर आ जाते हैं। ये बुराइयां लेकर आते हैं कि ये टॉर्चर भी करता था, ये मारता भी था, ये नशा भी करता है, ये लड़कियों के साथ अफेयर भी चलाता है, मेरा पैसा भी खाता है। लाइफ पे ये गिफ्टर फंसाता है जितनी भी लड़कियां हैं कि ज़ैनब मुझे सपोर्ट नहीं होती, मैं क्या करूं, मुझे लड़कियां फंसानी पड़ती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक और टिकटॉकर है, उन्होंने भी ये इल्ज़ामात लगाए थे अपने शोहर पर कि वो सारी ज़िंदगी मुझसे खाता रहा, गाड़ी भी मेरी है, वो गाड़ी वापस ना करनी पड़े इसलिए वो अपने बच्चे से नहीं मिलने आता। मुझे नाम भूल गया, आप लोगों को याद होगा। उन्होंने भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे अपने शोहर पर, लेकिन शोहर ये कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी अली हैदराबादी जो है वो कुरान उठाकर कह रहे हैं कि जितने इल्ज़ामात मेरी बीवी लगा रही है सब झूठ है। अब मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं इसको धमकियाँ दे रहा हूँ, मैं कुरान उठा रहा हूँ, मैंने इसको कोई धमकी नहीं दी। अब जब एक शख्स कुरान उठाकर ये बात कह रहा होता है, दूसरी तरफ बीवी बहुत सारी बातें कर रही होती है, तो किस पर यकीन किया जाए? मैं ये समझता हूँ कि शादी करने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत पुरानी खूबसूरत सिंगर थी जिनका नाम था नाजिया हसन। ये बहुत पढ़ी लिखी और एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, अपने भाई के साथ गाने गाती थी और इनके भाई के साथ इनके गाने भी बहुत हिट हुए, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। एक फैमिली ने सोचा कि हम नाजिया हसन से अपने बेटे की शादी करवा देते हैं। अब बेटे ने ये कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है आपके प्रोफेशन से, आप गाना गाएं, जो मर्ज़ी करें। जब उस शख्स ने शादी कर ली, शादी के बाद उन पर इल्ज़ामात, उन पर पाबंदियाँ और टॉर्चर करना, उनको घर में बंद रखना, ये सब स्टार्ट कर दिया। अब नाजिया हसन ने पहले से कहा था कि मैं शादी के बाद गाना गाऊंगी और ये मेरा प्रोफेशन है। अगर इनको गौर से देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल और सीधी सादी थी। मतलब मेरा ये कहने का है कि गाना गाना एक अलग बात है, लेकिन उनके अंदर कभी वल्गैरिटी नज़र नहीं आती थी। लेकिन उनके शौहर ने उन पर बहुत सारे पाबंदियां लगाना शुरू की। एक वक्त ऐसा आया कि वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते करते बीमार हो गई और उसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ भी हो गई। लेकिन शादी करने से पहले वो शख्स कभी भी इन पर पाबंदी नहीं लगाता था। इसी तरह बेशुमार ऐसे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं एक्ट्रेस के साथ, टिकटॉकर्स के साथ, लेकिन क्या होता है कि शादी के बाद पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं और वही पाबंदियाँ फिर लड़ाई का बायस बनती हैं। कुछ हमारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिस तरह से रमशा खान है। रमशा खान ने पहले से कहा था कि जब मैं शादी करूंगी तो मैं शादी के फ़ौरन बाद शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ दूंगी। उसकी वजह यह है कि मैं सेट पर कभी भी अपने घर की टेंशनों को लेकर नहीं जी सकती। मैं एक टाइम में एक ही काम कर सकती हूँ। और अच्छी बात यह है कि जब उन्होंने शादी की तो अपना वादा पूरा किया। जैसे ही उनका निकाह हुआ तो उन्होंने इंस्टाग्राम से अपनी सारी की सारी वीडियोस, तस्वीरें, सब कुछ डिलीट कर दिया और लोगों से भी ये कहा कि मेरे निकाह और शादी की खबरों को ना फैलाएं। लेकिन बाद में उन्होंने खैर खुद भी अनाउंस कर दिया कि मेरी शादी हो गई। अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये बात जो की थी उस पर वो कायम रही और उनको उस पर अमल भी किया। खैर, बात तो हम कर रहे थे अली हैदराबादी और ज़ैनब की तलाक के बारे में। तो तलाक इस तरह से देना कि पूरे जहां को बता देना, असल तरीका जो है तलाक देने का वो पहले पढ़ ले। और मेरा ख्याल है उस तरह से अगर आप तलाक दें तो शायद आपका वापसी का कोई रास्ता बचता हो सकता है कि आप गुस्से में ये काम कर रहे हो और गुस्से में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। आपकी बीवी आपके लिए अगर 3-4 साल आपके साथ रही है, अगर ज़िंदगी अच्छी गुजरी है, थोड़ी बहुत गलतियां हैं तो बैठकर सोचना चाहिए। ये काम मेरा ख्याल है ठीक नहीं है कि एक तरफ आप वीडियो बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप गुस्से में ये सब कर रहे हैं। इससे आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं और दूसरा ये है कि आपके पास वापसी का रास्ता नहीं रहता। अगर आप वापस जाना भी चाहें तो फिर आपको लोग बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है आप फतवा ले भी लें कहीं ना कहीं से, जो भी फतवे ले लें, लेकिन उसके बावजूद आप पर तनकीद ज़रूर की जाएगी, आपको बुरा भला ज़रूर कहा जाएगा। आप किसी भी मसलक से फतवा लेकर साथ रह भी रहे हो, लेकिन लोग ये समझेंगे कि आप नाजायज़ रह रहे हैं। इसलिए इन कामों को अपने पर्दे में रखना चाहिए
और एक तरीका जो इस्लाम में बताया गया है उस पर चलकर आपको ये काम करना चाहिए ताकि आपके पास वापसी का कोई ना कोई रास्ता बचे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं सजाद अली के बारे में। सजाद अली हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं, आजकल अमेरिका में मुकीम है। इनके कुछ गाने जो हैं वो इंडिया में एक रियलिटी शो चल रहा है जिसमें गाए जा रहे हैं। जब वहां पर बच्चे इनके गाने गा रहे हैं तो लोग इन पर तनकीद किए जा रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान में पाकिस्तान आइडल हुआ था तो वहां पर आपने गाने की इजाज़त नहीं दी थी। आपने इंडिया वालों को इजाज़त दे दी, लेकिन पाकिस्तान में आपने हरगिज़ इजाज़त देना गवारा नहीं समझा कि पाकिस्तान के टैलेंटेड लोग आपके गाने गाएं। तो जब इन पर ये तनकीद हो रही थी तो मैं आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जब ये पाकिस्तान आइडल हो रहा था तो उनसे पूछा गया कि आपको जज के तौर पर नहीं बुलाया? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जज के तौर पर नहीं बुलाया, शायद उन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा। और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जिनको शायद सिंगिंग इतनी समझ भी ना होगी, लेकिन सजाद अली से ज़्यादा नहीं। लेकिन सजाद अली को नहीं बुलाया गया, उन्होंने कहा शायद मुझे इस काबिल नहीं समझा। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी पूछा कि आपने बहुत सारे लोग वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के गाने गा रहे हैं, तो आपके गाने क्यों नहीं गा रहे? तो उन्होंने कहा कि अगर इस शो से वो करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, करोड़ों लगाकर करोड़ों कमा सकते हैं, तो उनको चाहिए कि मुझे भी उसका कोई फ़ायदा दें। जाहिर है कि जब उनके गाने गाए जाएंगे, वो गाने चलेंगे, चाहे वो यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, टिकटॉक पर हो, टीवी पर हो, जहाँ भी चलेंगे पैसा कमाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे गाए हुए गानों से अगर वो पैसा कमाएंगे तो मेरा भी हक बनता है, इसलिए मैं इजाज़त नहीं देता। मेरी उनके साथ डील नहीं बनी, इसलिए मैंने अपने गानों की इजाज़त नहीं दी। अब इंडिया के रियलिटी शो में जब वो गाने गाए गए तो इनको बहुत बुरा लगा, अवाम को बुरा लगा, लेकिन अवाम ये बात नहीं जानती कि सजाद अली ने इजाज़त नहीं दी। सजाद अली ने अगर इजाज़त दी होती तो वो कहते कि भाई उन्होंने मुझे पे किया है, उन्होंने कहा मुझे इजाज़त, मैंने इजाज़त नहीं दी, उन्होंने खुद से ये गाने गाए हैं और मैं इसकी कंप्लेन करता हूँ, मजम्मत भी करता हूँ। कंट्रोवर्सी आएगी उसको उठा लेंगे। तो यार खुदा के वास्ते अपने आर्टिस्टों की टांगे खींच के जमीन पर गिराने के बजाय उनको भी सपोर्ट करें। अब हो सकता है कि वो इंडिया के रियलिटी शो पंजाब मास्टर चैंप पर कोई कानूनी कार्रवाई करें और उनको ये कहें कि भाई आपने मेरे गाने मेरी इजाज़त के बगैर क्यों गाए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इंडिया में पहले हमारे कितने गाने छापे गए हैं, आज तक किसने वहाँ पर क्रेडिट दिया है? बेशुमार ऐसे गाने हैं। और आपको पता है मेरी छापा फैक्ट्री, जो मैंने इस पर एक पूरी एक क्या कहते हैं सीरीज़ बनाई थी, जिसमें मैंने पाकिस्तान के बेशुमार गाने जो कि इंडिया ने कॉपी किए, छापे, बिल्कुल चोरी किए, और उन गानों को देखकर सब हैरान होते थे कि यार ये गाने तो पाकिस्तान में 1965 में गाए गए थे और वो गाने आज 2023 में, 25 में, 24 में कॉपी किए गए और बड़े बड़े सिंगर्स ने कॉपी किए, तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि शायद सजाद अली को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और एक और आपको बात बताता चलूँ कि सजाद अली आजकल यूएसए में क्यों शिफ्ट है। सजाद अली पाकिस्तान से यूएसए इसलिए चले गए हैं, ये शायद आप लोगों को नहीं पता, मैं पहले बता चुका हूँ। वो इसलिए यहाँ से जा चुके हैं और शिफ्ट हो गए हैं यूएसए में क्योंकि यहाँ पर एक डकैती हुई थी उनके साथ। उस डकैती में उनके साथ बच्चे भी थे और वो बाल बच गए। उन्होंने ये सोचा कि अब यहाँ पर इतने हालात ख़राब हैं कराची में, वो वहाँ से किसी और शहर में शिफ्ट नहीं हुए बल्कि चले गए सीधा यूएसए में। और एक वक्त ऐसा आया कि इंडिया से बहुत सारे बड़े ताकतवर लोगों ने उनको कहा कि अगर आप इंडिया शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपकी नेशनैलिटी के लिए हम बात करते हैं। तो उन्होंने बड़ा तारीखी जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान छोड़ा है, बेचा नहीं। क्या बात है यार, यकीन करें कि ये बात सुनकर ना मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई थी कि पाकिस्तान मैंने छोड़ा है, बेचा नहीं। अब इस जवाब पर आप सजाद अली के बारे में कमेंट सेक्शन में क्या लिखना चाहेंगे, आपको खुली छूट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा उनके बारे में, मैं भी पढ़ूंगा और हो सकता है वो भी पढ़े। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी अदनान सिद्दीकी के बारे में। तो अदनान सिद्दीकी जो कि काफ़ी पाकिस्तान के बड़े एक्टर हैं, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में और हॉलीवुड में भी काम किया हुआ है।
लेकिन पाकिस्तान के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिनका नाम है काजिम पाशा, ये निदा यासिर के वालिद हैं, उन्होंने इंकशाफ किया कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर प्रोडक्शन छोड़ी है तो उसकी वजह अदनान सदीकी है। अदनान सदीकी ने मुझे इतना सताया, इतना तंग किया, इतना मजबूर कर दिया कि मैंने उसके बाद कभी प्रोडक्शन नहीं की। अदनान सिद्दीकी ने मुझे एक सीरियल में तंग किया, उसके बाद मैंने प्रोडक्शन छोड़ दी थी। हैरान हो रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल। काजिम पाशा कहते हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट में अदनान सदीकी को कास्ट किया तो वो किसी दूसरे शहर जाना था या दूसरी कंट्री जाना था शूट के लिए। तो अदनान सदीकी ने सबसे पहले तंग करना कैसे शुरू किया? सबसे पहले ये तंग करना शुरू किया कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ पहले मेरा असिस्टेंट जाएगा। उन्होंने कहा चलो उसका टिकट ले देंगे। फिर वो कहने लगे कि मेरे साथ जो है वो मेरी 3 बेटियां भी जाएंगी। अब मैं प्रोड्यूसर को कैसे राज़ी करूं? भाई अदनान सदीकी जा रहे, उनके साथ उनका वो मैनेजर है, असिस्टेंट है, वो जा रहा है। उसके बाद उन्होंने और तंग करना शुरू किया और कहा कि भाई मेरे साथ मेरी 3 बेटियां भी जाएंगी। खैर इस पर भी बात ख़त्म ना हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी तीनों बेटियां की जो आया हैं वो भी साथ जाएंगी। भाई 1 2 नहीं बल्कि 5 और 5 के साथ 3 आया, 3 लड़कियों के साथ 3 आया भी, कितने 6 7 8 टिकट चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि जब इतनी प्रोडक्शन, मतलब एक प्रोडक्शन में आप किसी शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, वहाँ का स्टे आपको 5 स्टार होटल्स चाहिए होते हैं और आपको 8 टिकट्स चाहिए आने जाने के, वहाँ पर घूमने फिरने के, तो प्रोडक्शन क्या डायरेक्टर कमाएगा, क्या प्रोड्यूसर कमाएगा और वो कैसे बाकी जूनियर्स को पैसे देंगे? ये जो हम सुनते रहते हैं ना अक्सर कि भाई हमारे जो जूनियर एक्टर्स हैं उनको पैसे नहीं मिलते टाइम पर। बड़े एक्टर्स तो आपको पता है इतना तंग करते हैं कि आप पहले 50% वो पैसे लेते हैं, उसके बाद जब शूट आधा हो जाता है 25% ले लेते हैं, फिर वो शूट पर ही नहीं आते। कहते हैं कि जब मेरे पैसे दे दोगे फिर मैं शूट पर आऊँगा, और जब वो पैसे ले लेते हैं तब वो लास्ट डेट देते हैं। लास्ट डे भी वो तब देते हैं जब उनकी जेब में पैसे आ जाते हैं। इसके साथ काजिम पाशा ने ये भी कहा कि भाई वो मुझे इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा तंग करता था। आप सेट पर आया है तो खाना सबके लिए आया नहीं, मैंने वो खाना खाना है फलां होटल से। अब एक बंदा स्पेशली वहाँ इतने दूर जा रहा है, जब तक खाना नहीं आएगा, जब तक अदनान सदीकी वो खाना नहीं खाएंगे तब तक वो शूट नहीं करवाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो मुझे इस हद तक सताने लग गए कि मैं सेट से ही चला गया, मैं सेट छोड़कर चला गया और वो मेरी ज़िंदगी की आखिरी प्रोडक्शन थी। मैंने कहा इसके बाद मैंने कभी प्रोडक्शन नहीं करनी। मैं फिर इतना क्या परेशान किया कि आप सेट छोड़ के चला जाता, फलानी चीज चाहिए, अगर नहीं आएगी तो मैं आज शूटिंग ही नहीं कराऊंगा। अब काजिम पाशा वो हैं जिन्हें पीटीवी का थम कहा जाता था। कराची सेंटर से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स काजिम पाशा किया करते थे और मेरी ज़ाती इनसे मुलाकात है, बहुत पुरानी मुलाकात है। जब मैं पीटीवी सेंटर गया और वहाँ पर अदनान जिलानी भी मौजूद थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें एक एक्टर बनना है, स्टार बनना है, एक्टिंग भी अच्छी आती है, बोल भी लेते हो, लेकिन तुम्हें कराची में रुकना पड़ेगा, वापस तुम्हें पिंडी या इस्लामाबाद नहीं जाना पड़ेगा। अगर तुम बार बार जाओगे तो लोग तुम्हें कास्ट नहीं करेंगे। खैर मेरी मजबूरी थी, मुझे वापस आना था और मैं वापस आकर फिर ना जा सका, जबकि मैंने काफ़ी सारे ड्रामों में काम किया और मुझे उस वक्त लगता था कि ये मेरी उम्मीद अब पूरी होने जा रही है। बहरहाल काजिम पाशा की ये बातें सुनकर मैं यकीन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो काजिम पाशा हैं, वो ऐसे बात नहीं करेंगे। लेकिन अब शायद अदनान सदीकी बहुत बदल गए, क्योंकि अब तो वो बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प भी करते हैं, लोगों के काम भी आते हैं और शायद अब वो खुद प्रोडक्शन करते हैं तो उनको ये बात समझ में आती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने बाबरा शरीफ का सुना था तो वो कहते हैं कि हम जब, बाबरा शरीफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार हैं और फिल्म इंडस्ट्री जब तक उरूज पर रही वो उससे कई गुना ज़्यादा उरूज पर रही, उनकी हर फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट होती थी। वो ये कहती हैं कि जब हम लोग सेट पर आते थे तो हम अपना खाना घर से लेकर आते थे, नदीम बेग साहब अपना खाना घर से लेकर आते थे, शायद अपना खाना घर से लेकर आते थे, हम कभी भी प्रोड्यूसर्स को तंग नहीं करते थे। और बेशुमार ऐसे पुराने एक्टर्स से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग कभी भी इस तरह से नखरे और तंग नहीं करते थे।
लेट आना ये सब कुछ होगा, लेकिन प्रोड्यूसर को इतना तंग नहीं करते थे कि वो दोबारा हमें कास्ट ही ना करें। हमें ये होता था कि हमें दोबारा कास्ट किया जाए। खैर, अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? मैं आज के अदनान सिद्दीकी को जानता हूँ, आज के अदनान सिद्दीकी के बारे में कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला, लेकिन पहले शायद वो जवानी में ऐसे हों, इतने नखरे करते हों, लेकिन अब शायद उनको लगता हो कि जब मैं खुद प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो, क्योंकि वो खुद भी कहते हैं अगर आपने पाकिस्तान का टॉप का ड्रामा बनाना है तो आपको सबा कमर को लेना पड़ेगा, आपको मायरा खान को लेना पड़ेगा और आपको महविशात को लेना पड़ेगा। लेकिन आप जब सबा कमर को कास्ट करते हैं तो फिर आप खुद बहुत तंग हो जाते हैं, क्योंकि उनको वैनिटी वैन चाहिए होती है, 5 स्टार होटल में स्टे चाहिए होता है, उनको हर वक्त AC चाहिए होता है, शूट जहाँ हो रहा है उसकी लोकेशन बार बार उनको सही से बतानी पड़ती है कि यहाँ शूट होगा, उसके लिए उनको बस उनके बहुत नखरे होते हैं। आज उनको ये समझ आती है, शायद कहीं बैठकर वो सोचते होंगे यार मैंने भी शायद गलत किया, मुझे भी नहीं करना चाहिए था। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी फिजा अली के बारे में। तो फिजा अली ने एक और बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, असल में कारनामा कर दिया भाई। UK की पार्लियामेंट ने उनको अवार्ड दिया है सिर्फ इसलिए कि वो औरतों के हकूक़ में इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, उनके हकूक़ पर बात करती हैं, उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं। मुझे जब ये पता चला तो मुझे समझ नहीं आई कि उनको किसकी दुआ लगी है, तुलसी की दुआ लगी है या डॉक्टर नबीहा की दुआ लगी है, किसकी दुआ लगी है? आप लोग बताएं, कब कहाँ उन्होंने औरतों की आवाज़ उठाई है, औरतों के लिए आवाज़ उठाई है? मुझे बताएं यार, क्योंकि जब से मैंने ये खबर सुनी है ना, मैंने कहा फिजा जी को सलाम है। फिजा ने इतनी आवाज़ उठाई डॉक्टर नबीहा के लिए कि वो लंदन तक पहुँची, ख्वाजा सराओं के लिए इतनी आवाज़ उठाई, मतलब तुलसी के लिए उसको नहीं पता चला, तुलसी मैडम को नहीं पता चला कि वो रो क्यों रही थी, लेकिन लंदन वालों को पता चल गया कि डॉक्टर फिजा ने, और डॉक्टर फिजा कह गया, फिजा अली ने तुलसी के लिए इस कदर आंसू बहाए कि लंदन के पार्लियामेंट की दीवारें जो है ना वो उनके आंसुओं से भीग गई और उनकी हिचकियों से दीवारें हिलने लग गई और आखिरकार उनको अवार्ड देने पर मजबूर हो गई और फिजा के हाथ में वो अवार्ड थमा दिया। आज फिजा ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया और न जाने कितनी डॉक्टर नबीहा सॉरी यार, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि डॉक्टर मैं क्यों इनको कह रहा हूँ, डॉक्टर मेरी जुबान पे इसलिए बार बार आ रहा है। एक डॉक्टर फिजा भी हैं, मेरी YouTube के कैरियर की पहली वीडियो थी उनके लिए और वो पहली वीडियो हिट हुई थी। खैर, उसके बाद तो मैंने काम नहीं किया था, 2021 में मैंने काम स्टार्ट किया था। 2017 में मेरी पहली वीडियो थी जो मेरी पुरानी वीडियोस में अभी तक पड़ी होंगी मेरे मेन चैनल पर, सभी सुमैर पर। अच्छा, कुछ लोगों को ये नहीं पता कि मेरा मेन चैनल कौन सा। मेरा मेन चैनल है सभी सुमैर, जहाँ पर पॉडकास्ट वगैरह लगते हैं और वहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं 6,70,000 के करीब है। फिजा अली पर बात करते करते मेरी जुबान पर जब डॉक्टर आता है तो डॉक्टर नबीहा की वजह से भी आता है। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर फिजा अली को ये अवार्ड सही मिला है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब तक के लिए इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन याद रखें मियाँ बीवी की लड़ाई में कभी जज्बाती ना हो, अपने आप को तसल्ली से रखें, फिर एक जगह बैठकर सोचें, कई दिन सोचें। कई दिन सोचने के बाद जब आपको लगे कि हम दोनों ने साथ नहीं रहना, तो फिर भी एक जो शरई तरीका है उसके मुताबिक इस पर अमल करें। हो सकता है कि रास्ते में चलकर आपको समझ आए कि नहीं, आपका फैसला गलत है और आपका रुजू करने के लिए आपके पास मौका हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।